हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्नी जी। ये हमारी आधुनिक भारतीय इतिहास की श्रृंखला का तीसरा वीडियो है। अभी तक के वीडियो में हमने बात की दूसरे भाग के लास्ट में डुप्ले के शासनकाल की। आइए अब इस वीडियो में हम जानते हैं कर्नाटक के प्रमुख युद्ध, जो कर्नाटक में युद्ध हुए। कर्नाटक के जो युद्ध थे फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य, आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष जिसको भी बोलते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो कर्नाटक के युद्ध थे, उनके अंतर्गत 3 युद्ध लड़े गए। कर्नाटक के जो युद्ध थे उनमें कुल 3 युद्ध लड़े गए। ये तीनों युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़े गए। ये जो तीनों युद्ध हुए, कर्नाटक का युद्ध, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध, जो तीनों युद्ध हुए ये तीनों अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़े गए। यह युद्ध भारत के कर्नाटक राज्य में हुए। यही कारण है कि इनको कर्नाटक के युद्ध बोलते हैं। ये कर्नाटक के युद्ध हुए, कर्नाटक राज्य में हुए थे। इनको आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष भी कहा जाता है। 18वीं शताब्दी के आसपास जो कोरोमंडल तट था वो कर्नाटक के नाम से जाना जाता था। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्नाटक के प्रथम युद्ध की। इसका समय 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक रहा। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध था वह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से प्रभावित था। यह प्रांत यहाँ जो है हैदराबाद के निजाम के अधीन था। यह जो कर्नाटक था यह प्रांत हैदराबाद के निजाम के अधीन था। 1746 ईस्वी में बारनेट के नेतृत्व में अंग्रेजी जलवेड़ों ने कुछ फ्रांसीसी जलवेड़ों पर कब्जा कर लिया। जो अंग्रेज का जो गवर्नर था बारनेट, उसके नेतृत्व में फ्रांसीसी जलवेड़ों पर हमला किया गया और कुछ फ्रांसीसी जलवेड़ों पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया 1746 ईस्वी में। उसके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। डुप्ले जो था उसने इसकी शिकायत की निजाम से, जो हैदराबाद के निजाम थे, लेकिन निजाम ने इसे अनदेखा कर दिया। डुप्ले ने शिकायत की कि बारनेट ने हमला करके ये जलवेड़ों को जो है अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन जो निजाम थे हैदराबाद के उन्होंने इस बात को पूर्णतया अनदेखा कर दिया। परिणाम स्वरूप डुप्ले ने जो मॉरिशस के गवर्नर थे उनकी सहायता से मद्रास पे घेरा डाल दिया। कर्नाटक के प्रांत के जो नवाब थे वो अनवरुद्दीन थे। जो कर्नाटक प्रांत के नवाब थे वो अनवरुद्दीन थे और अंग्रेजों ने नवाब का संरक्षण लिया। जब अंग्रेजों ने ये इनके जलवेड़ों को घेर लिया, हथिया लिया, फिर उन्होंने नवाब का संरक्षण लिया, मतलब अनवरुद्दीन का संरक्षण लिया और नवाब ने डुप्ले से वापस जाने को कहा। जो अनवरुद्दीन था उसने कहा, उसने डुप्ले को वापस जाने के लिए कहा, फ्रांसीसी सेना को वापस लौटने के लिए कहा, किंतु डुप्ले इस बात पर राजी नहीं हुआ। नवाब ने फ्रांसीसियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अंग्रेजों के साथ मिलकर अनवरुद्दीन जो कर्नाटक का नवाब था उसने फ्रांसीसियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। 1748 को नवाब और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध हुआ। 1748 ईस्वी को युद्ध हुआ जो नवाब और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ और यह युद्ध सेंट थॉम का युद्ध, जिसको इतिहास में सेंट थॉम के युद्ध के नाम से जाना जाता है, यह 1748 ईस्वी में हुआ। फ्रांसीसी सेना का जो नेतृत्व किया वो कैप्टन पैराडाइज ने किया। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व करता कैप्टन पैराडाइज था। इस युद्ध में महफूज खां की सेना की हार हुई। 1748 में यूरोप में एक्स-ला-चैपेल, ये जो था यूरोप में जो संधि हुई, ऑस्ट्रिया के जो उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था उसकी जो संधि हुई 1748 ईस्वी में, उस संधि का नाम एक्स-ला-चैपेल था। तो उसकी संधि हुई और उससे जो उत्तराधिकार का युद्ध था ऑस्ट्रिया का वो समाप्त हो गया और इसी संधि के साथ कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया। आगे बात करते हैं कर्नाटक के द्वितीय युद्ध की। तो कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध था उसका समय 1748 ईस्वी से 1754 ईस्वी तक था। यह युद्ध हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के कारण हुआ। इस युद्ध का जो मुख्य कारण था वो हैदराबाद और कर्नाटक का उत्तराधिकार था। यह युद्ध जो है मुख्यतः फ्रांसीसी और अंग्रेजी कंपनियों ने जो भारत की राजनीति में दखल दिया था उसका एक परिणाम था। तो इस युद्ध का जो एक अन्य मुख्य कारण था वो फ्रांसीसी और अंग्रेजी कंपनियों का भारत की राजनीति में दखल था। कर्नाटक के पहले युद्ध में सफलता के परिणाम स्वरूप डुप्ले के लालच में बहुत वृद्धि हो गई थी। जब कर्नाटक के प्रथम युद्ध में फ्रांसीसी जीते थे
तो जो डुप्ले था उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और उसका जो है परिणाम कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में भी सामने आया, झलक उसकी सामने दिखाई पड़ी। 1748 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम आसफ जहाँ की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए संघर्ष आरंभ हुआ। जो हैदराबाद के निजाम थे आसफ जहाँ, उनकी जब मृत्यु हो गई 1748 ईस्वी में, तो उत्तराधिकार के लिए, निजाम के उत्तराधिकार के लिए संघर्ष आरंभ हो गया। आसफ जहाँ की मृत्यु के बाद जो इसका पुत्र था नसीर जंग, वो हैदराबाद का निजाम बन गया। लेकिन जो नसीर जंग का जो भांजा था मुजफ्फर जंग, उसने भी अपनी दावेदारी निजाम पद के लिए प्रस्तुत की। 1748 ईस्वी में चंदा साहब मराठों के द्वारा रिहा किए गए। जो मराठों की कैद में थे चंदा साहब, वो मराठों के द्वारा रिहा किए गए और बदले में मराठों ने कर्नाटक के उत्तराधिकार की मांग की। आगे मुजफ्फरगंज जंग और चंदा साहब और डुप्ले, इन तीनों की जो संयुक्त सेना थी उसने 1749 ईस्वी में कर्नाटक पर आक्रमण किया और कर्नाटक के जो नवाब थे अनवरुद्दीन, उनको हराया। और यह युद्ध जो था 1749 वाला वेल्लोर के पास अंबुर नामक स्थान पर हुआ। इस युद्ध में अनवरुद्दीन की नवाब की हत्या हो गई और इसका पुत्र जो था मोहम्मद अली, उसने भागकर अपनी जान बचाई। वो भाग गया और उसने भागकर अपनी जान बचाई। चंदा साहब कर्नाटक के नवाब बन गए। जब यह युद्ध जीत गए तो ये जो चंदा साहब की जो संयुक्त सेना थी, इन लोगों ने जब युद्ध जीता तो चंदा साहब कर्नाटक के नवाब बने और चंदा साहब ने फ्रांसीसी कंपनियों को बहुत अधिक लाभ प्रदान किया। इसने फ्रांसीसी कंपनियों की जो व्यापार की नीतियां थी उनके प्रति बहुत ज़्यादा उदारता प्रकट की और फ्रांसीसी कंपनियों को जिससे बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब पद के लिए मोहम्मद अली को समर्थन दिया। जो कर्नाटक का नवाब थे अनवरुद्दीन, उसका जो पुत्र था मोहम्मद अली, उसको नवाब पद के लिए अंग्रेजों ने समर्थन प्रदान किया और निजाम पद के लिए अंग्रेजों ने नासिर जंग को समर्थन दिया। अंग्रेजों ने नवाब और निजाम दोनों पद के लिए, नवाब के लिए मोहम्मद अली और निजाम पद के लिए नासिर जंग को समर्थन दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि 1750 ईस्वी में नासिर जंग ने कर्नाटक पर आक्रमण किया और डुप्ले और उसके सहयोगी चंदा साहब और मुजफ्फर जंग को हरा दिया। हालांकि 1750 में नसीर जंग ने यह युद्ध जीत लिया, किंतु सेना के आंतरिक विद्रोह के कारण नसीर जंग की हत्या हो गई। मौके का फायदा उठाकर डुप्ले ने मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नवाब बना दिया। ये जो इसकी संयुक्त सेना का जो एक अन्य सहयोगी था मुजफ्फर जंग, उसको हैदराबाद का नवाब घोषित कर दिया। और 1751 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में फ्रांसीसी शक्तियों को आरकट के पास घेरा डाला। तो रॉबर्ट क्लाइव थे अंग्रेज के जो नेतृत्वकर्ता थे अंग्रेजों के, उन्होंने फ्रांसीसी शक्तियों को जो है आरकट के पास घेर लिया। रॉबर्ट क्लाइव की यह एक कूटनीतिक सफलता रही। उन्होंने यह युद्ध में विजय प्राप्त की। 1751 के युद्ध में 1754 ईस्वी में डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया गया। 1754 ईस्वी में डुप्ले जो था वो फ्रांस वापस चला गया और भारत में गोदेहो जो था वो एक नया गवर्नर, फ्रांसीसी गवर्नर बनकर भारत आया। तो जो 1754 ईस्वी में नया फ्रांसीसी गवर्नर भारत आया वो गोदेहो था और 1754 में ही डुप्ले फ्रांस वापस चला गया। 1755 में गोदेहो ने अंग्रेजों के साथ पांडिचेरी की संधि या फिर त्रिचुरापल्ली की संधि जिसको बोलते हैं वो की। मतलब इसने युद्ध की नीति ना अपनाकर संधि की नीति अपनाई, जिसमें पांडिचेरी की संधि या तिरुचिरापल्ली की संधि बोलते हैं जिसको, वो संधि पर इसने हस्ताक्षर किए। इस संधि पर जब इसने हस्ताक्षर किए तो डुप्ले ने लिखा कि गोदेहो ने अपने देश का विनाश और सम्मान पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस संधि की जो मुख्य बात थी वो थी कि इस संधि में जो दोनों कंपनियां थी अंग्रेजी और फ्रांसीसी, वो भारत की राजनीति में दखल नहीं देंगी। इस बात का निर्णय इस संधि में हुआ। आगे बात करते हैं कर्नाटक के तृतीय युद्ध की। और कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो था वो 7 वर्षों तक चला, जो 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक रहा। इस समय यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध का आरंभ हो गया था और भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेजी कंपनियों के मध्य लड़ाई भी आरंभ हो गई, जिसके नतीजन फ्रांसीसी और अंग्रेजी कंपनियों में जो था फिर से लड़ाई आरंभ हो गई 2 वर्ष के बाद ही। 1756 में दोनों कंपनियों ने एक दूसरे की बस्तियों पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया। 1756 ईस्वी से 1758 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार ने काउंट डी लैली जो
कमांडर इन चीफ बनकर आया, काउंट डी लैली, वो भारत में 1758 ईस्वी में आया। और आगे बात करते हैं तो यह युद्ध जो था, इस युद्ध में जो तीसरा युद्ध था, इसमें जो सबसे निर्णायक युद्ध हुआ वो वांडीवास का युद्ध हुआ। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में लड़ा गया और यह युद्ध कर्नाटक के तृतीय युद्ध का निर्णायक युद्ध साबित हुआ। फ्रांसीसी सेना का जो नेतृत्व किया था वो काउंट डी लैली ने, जो कमांडर इन चीफ था, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट ने किया था। इस युद्ध में फ्रांसीसी बस्तियों का बहुत ज़्यादा विनाश हुआ और अंग्रेजों को जो है विजय प्राप्त हुई। 1763 में पेरिस की संधि के साथ सप्तवर्षीय युद्ध का अंत हो गया और कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। जो सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था यूरोप में, उसका अंत हुआ पेरिस की संधि के साथ 1763 ईस्वी में, और इसके साथ ही कर्नाटक युद्ध भी पूर्णतः समाप्त हो गया। संधि जो थी, उस संधि के शर्त के अनुसार चंद्रनगर को छोड़कर फ्रांसीसियों को उनकी सभी बस्तियां वापस मिल गईं। तो फ्रांसीसियों की बस्तियों पर जो अंग्रेजों ने कब्जा किया था उन सबको वापस कर दिया, सिर्फ चंद्रनगर को छोड़कर। लेकिन जो फ्रांसीसियों को उनको सेना रखने की और दुर्गीकरण के जो अधिकार थे उनसे वंचित कर दिया, वो अधिकार फ्रांसीसियों से अंग्रेजों ने छीन लिए। इस युद्ध के साथ भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य का पूर्णतया अंत हो गया। ये कर्नाटक का तृतीय युद्ध था, उस युद्ध के साथ भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य का पूर्णतया अंत हो गया। दोस्तों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन तथा उसके आगे के शासनकाल के बारे में। सो फॉर रेगुलर अपडेट्स subscribe our channel and like this video, share this video, and any suggestions comment on this video. Thank you.